बाहर तेज बारिश हो रही थी, जैसे आसमान भी गोरी कौवी की हालत पर रो रहा हो। गोरी अपने बिस्तर पर कमजोर और बीमार पड़ी थी। उसकी पड़ोसन रानो चिड़िया उसके माथे पर गीली पट्टियां रख रही थी और हरिया तोता चिंता में कमरे में इधर उधर टहल रहा था। रानो, गोरी की हालत बिगड़ती जा रही है। हमें इसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना होगा। मैं भी यही सोच रही हूँ हरिया भैया, लेकिन कालू कहाँ है? इस वक्त तो उसे अपनी पत्नी के पास होना चाहिए। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। दीपिका ठाकुर, रंजन, पूजा, रेखा, नदीम। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। तभी दरवाजा खुलता है और कालू कौवा बारिश में भीगा हुआ अंदर आता है। उसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी। अरे, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? कालू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी पत्नी बीमार है और तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं। कालू, हमें गोरी को अस्पताल ले जाना होगा। कुछ पैसों का इंतजाम करो। पैसे? मैं कहाँ से लाऊं पैसे? मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी नहीं है। तुम सब जानते हो मेरा कोई काम धंधा नहीं है। हम पड़ोसी होने के नाते जितनी मदद हो सकेगी करेंगे, लेकिन पति तुम हो, जिम्मेदारी तुम्हारी है। कुछ तो इंतजाम तुम्हें करना पड़ेगा। तभी गोरी कौवी आवाज देकर रानो को अपने पास बुलाती है। रानो, तुम्हें गोरी बुला रही है। रानो गोरी के पास जाती है। गोरी बहुत धीमी आवाज में रानो से बात करती है। रानो, सुनो, मेरी सिलाई मशीन के अंदर मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे हैं, वो कालू को दे दो। उनसे कहना मेरी दवा ले आए। मैंने ये पैसे इसी दिन के लिए बचाए थे। रानो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मशीन से पैसे निकालकर कालू को देती है। ये लो कालू, गोरी ने दिए हैं, जाओ जल्दी से दवा ले आओ। कालू कौवा पैसे लेकर दवा लाने के लिए निकलता है। बारिश अब हल्की हो चुकी थी। रास्ते में उसे भूरा कौवा मिलता है, जो जंगल के सबसे बड़े जुआरी भुल्ला का नौकर था। अरे कालू भाई, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? कहीं नहीं भूरा, बस गोरी की तबीयत ठीक नहीं है तो उसकी दवा लेने जा रहा हूँ। दवा? अरे इन थोड़े से पैसों में क्या होगा? आजकल तो डॉक्टर देखने के ही 1000 से 1500 रुपए ले लेते हैं। तो मैं क्या करूँ? मेरे पास जो था वो यही है। एक रास्ता है भाई, अगर किस्मत चमक गई तो ये पैसे 10 गुना हो सकते हैं। कैसा रास्ता? भुल्ला भाई के अड्डे पर चलते हैं। आज किस्मत अच्छी चल रही है। बस 1-2 बाजी खेलो, अगर जीत गए तो गोरी का सबसे अच्छे अस्पताल में इलाज करवाना। सोचो, 400 से 500 रुपए में तो आजकल कुछ नहीं आता। कालू एक पल के लिए सोच में पड़ जाता है। उसकी आंखों में लालच चमकने लगता है। क्या तुम सच कह रहे हो? अरे मुझ पर यकीन नहीं है क्या? चलो तो सही। कालू कौवा भूरा कौवे की बातों में आकर जुए के अड्डे की तरफ चल पड़ता है। भुल्ला का अड्डा जंगल के एक पुराने अधेरे खोखले पेड़ में था। वहाँ धुआं और तनाव का माहौल था। भुल्ला जुआरी कालू को आते हुए देखता है। आ गया शिकार। बहुत हीरो बनता है ये कालू कौवा। आज इसे हार का ऐसा मजा चखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। आओ आओ कालू, आज कैसे रास्ता भूल गए? बस यूं ही भुल्ला भाई, 1-2 बाजी खेलने का मन था। भुल्ला और कालू 3 पत्ती खेलने बैठते हैं। पहली बाजी में कालू जीतता है और उसका लालच बढ़ जाता है, लेकिन उसके बाद वो एक एक करके सारी बाजियां हारने लगता है। क्या हुआ कालू, आज पत्ते साथ नहीं दे रहे क्या? कालू के पास जो पैसे थे वो सब खत्म हो जाते हैं। अब वो उधार लेकर खेलने लगता है। देखते ही देखते उस पर 75,000 रुपए का कर्ज हो जाता है। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। भुल्ला भाई, आज के लिए बस, मैं कल पैसे लौटा दूंगा। कल? अरे जुए में कल नहीं होता कालू, या तो अभी पैसे दो या और खेलो। तभी अड्डे के बाहर से गुड़िया चिड़िया घबराई हुई आवाज में चिल्लाती है। कालू अंकल, कालू अंकल, जल्दी घर चलिए। आंटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। मम्मा आपको बुला रही है।
कालू ये सुनकर उठने की कोशिश करता है, लेकिन भुल्ला उसे पकड़ लेता है। कहाँ जा रहे हो? पहले मेरे पैसे चुकाओ। भुल्ला, मुझे जाने दो, मेरी पत्नी मर रही है। तो मरने दो, जब तक मेरे पैसे नहीं मिलेंगे तुम यहाँ से हिल भी नहीं सकते। भुल्ला के आदमी कालू को मारने पीटने लगते हैं। मुझे जाने दो भुल्ला, मैं तुम्हारा सारा कर्ज चुका दूंगा। या तो अभी पैसे दे या एक बाजी और खेल। मेरे पास लगाने के लिए कुछ नहीं बचा। तभी भूरा कौवा एक घटिया सलाह देता है। क्यों नहीं है? तेरे पास एक बेटी है ना? बेटी भी तो पराया धन होती है, पराया ही सही धन तो है। लगा दे उसे दांव पर, अगर जीता तो सारा कर्ज माफ, और अगर हारा तो तेरी बेटी हमारी हुई। नहीं, तुम इतने नीचे गिर जाओगे, मैं अपनी बेटी को दांव पर नहीं लगा सकता। भुल्ला के लोग उसे और मारते हैं। हारकर कालू अपनी जिंदगी का सबसे भयानक जुआ खेलता है। वह अपनी बेटी को दांव पर लगा देता है। कांपते हाथों से वह पत्ते उठाता है और वह हार जाता है। अब तेरी बेटी हमारी हुई। भुल्ला और उसके लोग कालू को बुरी तरह मारकर अड्डे से बाहर फेंक देते हैं। सुबह जब कालू की आंख खुलती है तो वह दर्द से कराहता हुआ सीधा घर की तरफ भागता है। घर पर रानो चिड़िया और हरिया तोता चुपचाप बैठे थे। घर में एक अजीब सी खामोशी थी। कहाँ है मेरी गोरी? वो मर गई कालू, रात को ही चली गई। ये सुनकर कालू के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो पागलों की तरह रोने लगता है। मैं उसकी कब्र पर जाऊंगा, मुझे जाना है। वो हक भी उसने तुमसे जाते जाते छीन लिया कालू। वो मना करके गई है कि तुम उसकी कब्र पर कभी मत आना। कालू जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगता है। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रानो चिड़िया अंदर से एक छोटी सी बच्ची को गोद में लेकर आती है। और ये लो तुम्हारी बेटी, गोरी ने कहा है कि इसका ख्याल रखना। कालू अपनी बेटी को देखता है जिसका चेहरा बिल्कुल गोरी जैसा था। वो उसे सीने से लगाकर और भी जोर से रोने लगता है। उसे अपना हारा हुआ दांव याद आता है, लेकिन अब वो किसी को कुछ नहीं बता सकता था। वो चुपचाप अपनी बेटी को लेकर बिना कुछ कहे उस घर से हमेशा के लिए निकल जाता है। गोरी कव्वी और कालू कौवा अपनी माँ वाले जंगल के हुए थे। वह घर में बैठे पकोड़े खा रहे थे। कालू जी, अब तो हमारे जंगल में भी गर्मी कम हो गई होगी, क्यों ना हम अब अपने जंगल वापस लौट जाएं। हाँ गोरी, मैं भी यही सोच रहा था, हम कल ही अपने जंगल लौट जाएंगे। अगले दिन गोरी कव्वी अपनी माँ से कहती है, माँ जी, अब हम अपने जंगल वापस जा रहे हैं। वो जो आपने लड्डू बनाए थे वो दे दे मुझे। गोरी बेटी, मैंने तेरे लिए अचार भी बना कर रखा है, वो भी ले जाना। गोरी कव्वी और कालू कौवा अपना सारा सामान लेकर अपने जंगल की तरफ निकलते हैं। कबूतर भाई इधर आओ, ये हमारा सामान उठाकर ऑटो में रख दो। ये लो 20 रुपए। सामान उठाने के पैसे अब बढ़ गए हैं, 20 नहीं 50 रुपए लगेंगे। क्या 50 रुपए? तुम तो महंगे हो गए। जाते समय हमने 20-20 रुपए दिए थे और अब 50 रुपए? तुम रहने दो, हम खुद ही उठा लेंगे अपना सामान। चले, आप 30 रुपए ही दे देना। 20, सिर्फ 20 रुपए दूंगी, ना एक कम ना एक ज्यादा। उठाना है तो उठाओ, वरना जाओ यहाँ से। कबूतर सामान उठाता है और उन्हें ऑटो स्टॉप पर छोड़ देता है। आ जाए, साथ वाले जंगल के लिए ऑटो तैयार है, आ जाए दीदी, आ जाए। क्या पागल हो गए हो? दिमाग खराब कर दिया मेरा। नहीं जाना हमें साथ वाले जंगल, जाओ यहाँ से। गोरी, क्या हो गया है? ऑटो स्टॉप पर आ जाओ सही, इनका तो बस नहीं चलता, जबरदस्ती ऑटो में बिठा ले। गोरी कव्वी और कालू कौवा चाचा छम के ऑटो में बैठ जाते हैं और अपने जंगल की तरफ निकलते हैं। उन्हें दूर से ही अपना घर नजर आने लगता है। कालू जी, एक बात तो है, अपना घर अपना ही होता है, चाहे जितना मर्जी कहीं रह ले। जो सुकून अपने घर में है वो कहीं नहीं। थोड़ी ही देर में वो अपने घर के सामने पहुंच जाते हैं। रानो चिड़िया उनको देखती है। आ गई गोरी बहन? नहीं, अभी नहीं आई। ये जो तुम्हें नजर आ रहा है ना, वो मेरा भूत है। क्या हो गया है? जिसे देखो काटने को दौड़ती हो तुम। अपने जंगल आते ही अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए तुमने। गोरी कव्वी गुस्सा होकर अपने घर चली जाती है।
रानो बहन माफ करना। नहीं कालू भाई, कोई बात नहीं। और तुम सुनाओ, सब ठीक है? मिठू कबूतर सब कैसे हैं? सब बिल्कुल ठीक है। मुसलसल बारिशों की वजह से परेशान हो गए हैं, बस घर बनाने की तैयारी में है। मम्मा, गुड़िया बहन ने हमारा दूध नीचे गिरा दिया है, जल्दी आए। ये बच्चे भी ना। अच्छा कालू भाई, अब मैं चलती हूँ। रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। गुड़िया रो रही थी। मम्मा, वो मैंने जानबूझकर नहीं गिराया। मम्मा, मम्मा, वो। मेरी जान, मेरी बच्ची, चुप हो जाओ, रो क्यों रही हो? कोई बात नहीं, मैं अभी साफ कर देती हूँ। शुक्र है तुम्हें कुछ नहीं हुआ। आइंदा कभी भी गर्म दूध के पास मत आना, ठीक है ना? जी मम्मा। रानो बहन बाहर आए। रानो चिड़िया बाहर जाती है। जी तोते भैया, हम सब जंगल से लकड़ियाँ लेने जा रहे हैं, आप भी आ जाए। हाँ, लकड़ियों की तो मुझे भी जरूरत है, घर की छत टपक रही है। तोते भैया, क्यों ना हम कल लकड़ियाँ लेने चले? आज मुझे घर पर बहुत काम है। ठीक है, फिर कल हम सुबह सुबह ही जाएंगे। ऐसा कहकर तोता वहाँ से चला जाता है। रात हो जाती है। रानो चिड़िया अपने बच्चों को खीर डाल कर देती है। मम्मा, आज तो खीर बहुत मजेदार बनी है, मुझे थोड़ी और दे दे। रानो चिड़िया कुकू को और खीर दे देती है। बच्चों, मैं थोड़ी खीर कौवों को भी दे आऊं, ना जाने उनके पास कुछ खाने को होगा या नहीं। आज ही आए हैं वो। रानो चिड़िया खीर लेकर कौवों के घर जाती है। रानो बहन, खीर तो बहुत स्वादिष्ट है, मजा आ गया खाकर। गोरी बहन, कल हम सब लकड़ियाँ लेने जाएंगे, आप भी हमारे साथ आ जाना। नहीं, मैं तो बहुत थक गई हूँ, मैं नहीं जाऊंगी। मैं तो 3-4 दिन अब आराम करूंगी। 3-4 दिनों बाद तो फिर से बारिश शुरू हो जाएगी। तुम चिंता ना करो, हम अपना इंतजाम कर लेंगे। रानो चिड़िया वापस अपने घर चली जाती है। वो सब मीठी नींद सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। सब पक्षी एक जगह इकट्ठे होते हैं। सब आगे हैं, चलो चलते हैं। कौवों को भी साथ ले जाते हैं। वो नहीं जाएंगे, चलो हम चलते हैं। सब पक्षी जंगल जाते हैं और लकड़ियाँ लाते हैं। वो सब अपने अपने घरों की छतों को मजबूत बना लेते हैं। दिन गुजरते गए और फिर जंगल में बारिशें शुरू हो जाती हैं। जंगल में तेज बारिश की आवाज थी, तेज हवा चल रही थी। कालू, छत से तो पानी आ रहा है। गोरी, जल्दी बाहर आ जाओ, हमें यहाँ से निकलना होगा वरना हम मर जाएंगे। कालू और गौरी जल्दी से घर से बाहर निकल जाते हैं। दूसरे ही लम्हे उनका घर टूटकर जमीन पर गिर जाता है। कौवा और कवि बारिश में भीगते हुए तोते के घर जाते हैं। तोते हमारी मदद करो, अपने घर में हमें थोड़ी जगह दे दो। तोता खिड़की से बोलता है। क्यों भाई, जब हम मेहनत कर रहे थे तो तुम दोनों आराम कर रहे थे, अब चले जाओ यहाँ से। फिर कौवा और कवि रानो चिड़िया के घर जाते हैं। रानो बहन, हमारी मदद करो, हमें अपने घर में थोड़ी जगह दे दो। रानो चिड़िया कौवों को अपने घर ले जाती है। रानो बहन, बारिश जैसे ही रुकेगी हम अपना घर बना लेंगे। मुझे एहसास हो गया है, हमें काम समय पर कर लेना चाहिए। गोरी बहन, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी आपकी मदद करवाऊंगी। सुबह हो जाती है। कालू कौवा लकड़ियाँ लाता है। रानो चिड़िया और गौरी कौवे मिलकर घर बनाती हैं। वो जल्द ही बड़ा घर बना लेती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। सुबह का समय था। जंगल में ठंडी हवा बह रही थी। पगडंडी पर रानो चिड़िया अपने पैरों में एक छोटी टोकरी उठाए उड़ रही थी। उस टोकरी में रंग बिरंगी चूड़ियाँ चमक रही थी। आओ आओ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ लो, हरी, लाल, पीली, नीली, सब सस्ती और प्यारी है। गरीब रानो की चूड़ियाँ ले लो। जंगल के जानवर और पक्षी उसके गीत सुनकर रुकते हैं। खरगोश, तोता, बिंदिया चिड़िया सब उत्सुक होकर रानो के पास आते हैं। रानो बहन, ये तो सच में बहुत सुंदर चूड़ियाँ हैं, कितने में दोगी? भाई खरगोश, गरीब हूँ लेकिन दिल बड़ा है, तुम चाहो तो 2 दाने गाजर के दे देना। मैं पैसों से ज्यादा अपनापन चाहती हूँ। अरे वाह, तुम तो सबसे अलग हो। लोग पैसा चाहते हैं और तुम दोस्ती व प्यार चाहती हो।
हाँ तोता भाई, पैसा तो मिट्टी है मगर अपनापन ही असली दौलत है। अगर तुम सब खुश होकर ये चूड़ियाँ पहन लो तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। जब सब पक्षी खुशी खुशी चूड़ियाँ चुन रहे थे तभी एक पेड़ की ऊंची डाल पर कालू कौवा बैठा सब देख रहा था। ये रानो तो सबको मुफ्त में चूड़ियाँ बांट रही है। क्या बेवकूफ है। अगर ये सारी चूड़ियाँ मेरे पास हों तो मैं इन्हें गांव-गांव बेचकर खूब पैसा कमा लूं। लाल, हरी, पीली सबकी बड़ी कीमत मिलेगी। कालू कौवा अपनी लालच भरी आंखों से रानो को देखता रहा। उसकी चोंच पर शातिर मुस्कान थी। लो बहन, पहन कर देखो, ये हरी चूड़ियाँ तुम्हारे हाथों पर खूब जचेंगी। और तुम तोते भाई अपनी बीवी के लिए ये लाल चूड़ियाँ ले जाना, उसे बहुत खुशी होगी। एक दिन लाल तोता जंगल में उड़ता हुआ आया। उसने जोर से चहककर सब पक्षियों को एक बड़ी खबर दी। सुनो सुनो सब पक्षियों, आज जंगल में बड़ा मेला लगने वाला है। झूले, खेल, मिठाई और बहुत सारी मजेदार चीजें होंगी। तुम सब अपनी तैयारी कर लो, कोई पीछे ना रहे। और हाँ, इस मेले में एक कीमती कोहिनूर हीरे की प्रदर्शनी भी होगी, जिसे देख सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। वाह, मेला कितनी मजेदार बात है। मैं तो झूले पर सबसे ऊंचाई तक झूलूंगी। मुझे तो मिठाई और खेल देखने का बेसब्री से इंतजार है। मैं मिठाई वाले स्टॉल पर सबसे पहले पहुंचूंगी। और हाँ, कोहिनूर हीरा भी देखना भूलूंगी नहीं। झूले, खेल और कोहिनूर हीरा, मेला तो बहुत मजेदार लगेगा। लाल तोता की ये खबर सुनते ही जंगल में हलचल मच गई। लेकिन पेड़ की ऊंची डाल पर कालू कौवा बैठा सब देख रहा था। ये हीरा, कोहिनूर हीरा। रानो और बाकी जानवर इसकी कद्र नहीं जानते। पहला काम, मुझे चुपके से मेले में जाना होगा ताकि कोई मुझे देख ना पाए। फिर मैं देखूंगा कि हीरा कहाँ रखा है और धीरे धीरे सावधानी से इसे चुरा लूंगा और उसका इल्जाम रानो पर लगा दूंगा। वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया भी यह खबर सुनकर बहुत खुश हुई। वह अपनी टोकरी की ओर देखती है और मुस्कुराई। अगर मेला लग रहा है तो मैं भी वहाँ अपनी रंग बिरंगी चूड़ियाँ बेचूंगी। जंगल में मेला लग गया था। पेड़ों के बीच रंग बिरंगे झूले लगे थे और हर तरफ स्टॉल्स थे। वहाँ मिठाई, फल, खेल और कई तरह की चीजें बिक रही थी। जानवर पक्षी हंसी खुशी में मस्त थे। लो देखो, ये तो आम और जामुन के स्टॉल हैं। मैं कुछ खाऊंगी और फिर झूले पर चलूंगी। वाह, कितनी सारी मिठाई है। मैं यहाँ जाकर कुछ गाजर के हलवे और शहद लूंगा। ये खेल वाले स्टॉल तो मजेदार लग रहे हैं। मैं जरूर निशाने मारने का खेल खेलूंगी और जीत कर पुरस्कार लूंगी। अरे गुब्बारे, मैं बहुत सारे गुब्बारे खरीदूंगी और सबको बांटूंगी। मेला सच में बहुत सुंदर है। वहीं रानो चिड़िया अपनी टोकरी एक पेड़ के पास लेकर बैठ गईं। लो बच्चों और दोस्तों, ये रंग बिरंगी चूड़ियाँ देखो। हरी, लाल, पीली, नीली। पहनकर देखो कितनी प्यारी लगती हैं। मेरी चूड़ियाँ सभी को खुश कर देंगी। वाह रानो बहन, ये तो कमाल की चूड़ियाँ हैं। मैं इसे पहनकर झूले पर जाऊंगी और सबको दिखाऊंगी। मेले के बीच में एक अलग स्टॉल सबसे ज्यादा चमक रहा था और वहाँ रखा था कोहिनूर हीरा। हीरे की चमक इतनी तेज थी कि जंगल के सभी पक्षी उसकी तरफ देख रहे थे। अरे ये क्या है? ये तो कोहिनूर हीरा है। कितना चमकदार और सुंदर है। वाह, इतनी बड़ी और कीमती चीज, इसे देखकर तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। ये तो बहुत कीमती है। मेला सच में कमाल का है। कालू कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर बैठा इस स्टॉल को देख रहा था। उसने अपनी योजना दोबारा मन में बनाई। यही मौका है। ये कोहिनूर हीरा मेरा होना चाहिए। रानो और बाकी सब इतने व्यस्त हैं कि मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। अब बस सही समय का इंतजार है। कालू कौवा चुपके से उड़ता हुआ स्टॉल के पास आया। उसकी आंखें हीरे की चमक में टिकी हुई थी। 1, 2, अब हीरा मेरा। बस धीरे धीरे, किसी को आवाज ना लगे, कोई मुझे देख ना पाए।
कालू कौवा चुपके से कोहिनूर हीरा चुराकर भाग गया। अरे क्या हुआ? कौवा हीरा ले गया। कोहिनूर चोरी हो गया, कोहिनूर चोरी हो गया। सब घबराओ मत, हम मिलकर कोहिनूर को वापस लाएंगे। कालू कौवा तेजी से उड़ रहा था। हीरा अपनी चोंच में लिए हुए वो एक गुफा में आया। अब ये हीरा मेरा है, कोई मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। रानो और बाकी जंगल वाले बहुत दूर हैं। हाँ, अब सब मेरा होगा। लेकिन दूसरी ओर रानो चिड़िया और उसके दोस्त हीरा खोजने के लिए जंगल में योजना बना रहे थे। हम सब मिलकर राजा चील के पास जाएंगे और वही अब हमारी मदद कर सकते हैं। रानो चिड़िया ने ये खबर राजा चील तक पहुंचाई। राजा चील एक कुर्सी पर बैठकर गंभीर मुद्रा में सुन रहे थे। रानो, तुम सही कर रही हो। मैं अपने 2 सेनापतियों को जंगल में भेजूंगा। कोहिनूर हीरा किसी भी कीमत पर वापस लाया जाएगा। कोई डर या लालच हमें रोक नहीं सकता। तुम सब घबराओ मत, हीरा सुरक्षित रहेगा। कुछ देर बाद राजा चील के सेनापति जंगल में पहुंच गए। उन्होंने अपने पंख फैलाए और रणनीति के अनुसार कालू कौवे का पीछा शुरू कर दिया। राजा जी ने आदेश दिया है, कौवे को पकड़ना है और हीरा सुरक्षित करना है। कोई भी खतरा हो, हम तैयार हैं। जल्दी ही हीरा वापस आएगा। कुछ ही देर में सेनापति कालू कौवे को गुफा के पास पकड़ने में सफल हो गए। हीरा राजा चील की देखरेख में सुरक्षित स्थान पर रखा गया। देखो, हीरा सुरक्षित है। जंगल में कोई भी लालची या धोखेबाज हमारे मेलों और दौलत को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रानो और उसके दोस्तों ने बहादुरी दिखाई और हमारी सेना ने मदद की। अब जंगल में फिर से शांति और खुशी लौट आई। रानो चिड़िया की चूड़िया और हीरा दोनों सुरक्षित थे। सभी जानवर और पक्षी खुशी खुशी मेले का आनंद लेने। ये कहानी एक सुंदरपुर जंगल की है, जहाँ बरसात का मौसम चल रहा था। हर तरफ काले बादल छाए हुए थे। वहीं पेड़ पर बैठी हुई रानो चिड़िया बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि उसे अनाज खोजने बाहर भी जाना था। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। मुझे भोजन की तलाश में बाहर जाना है। ऐसा करती हूँ, जल्दी से जाती हूँ और कुछ अनाज लेकर घर वापस आ जाती हूँ। ऐसा सोचकर रानो चिड़िया वहाँ से निकल जाती है। भोजन की तलाश में वो बहुत दूर निकल जाती है। दूर जाने पर उसे कुछ अनाज दिखाई देता है, तो वो फौरन उस अनाज के पास जाती है। जैसे ही वो अनाज उठाती है, तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, आज तो मेरी किस्मत बहुत खराब है। अब तो बहुत ही तेज बारिश हो रही है और मैं घर भी वापस नहीं जा सकती। अब मैं क्या करूँ? वो ऐसा सोच ही रही थी कि उसे सामने पेड़ पर एक घर दिखाई देता है। वो फौरन से उसे घर के पास आती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। अरे कोई है तो मेरी मदद करो, मैं बारिश में भीग रही हूँ। दरवाजा खोलो, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। तभी उसकी आवाज सुनकर बाहर बबली कबूतरी आती है। वो घर बबली कबूतरी का था। अरे बहन, अनाज की तलाश में मैं बहुत दूर निकाल आई हूँ। अब मैं घर वापस नहीं जा सकती। बारिश भी बहुत तेज है। मुझे अपने घर में रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दे। जैसे ही बारिश रुक जाएगी, मैं वापस चली जाऊंगी बहन। अरे बहन, मेरे पति भी बाहर गए हुए हैं। ऐसे मौसम में पता नहीं वो कहाँ चले गए हैं। अभी तक लौट कर नहीं आए। मुझे तो उनकी बहुत फिक्र हो रही है। बहन, आप अंदर आ जाइए। ऐसा कहते हुए वो रानो चिड़िया को घर के अंदर ले जाती है। बहन, मैंने इनको कहा भी था कि बरसात शुरू होने वाली है, अभी बाहर ना जाएं। लेकिन इन्होंने मेरी एक बात ना सुनी। अब देखिए ना कितनी बारिश हो रही है और मुझे उनकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। बहन, आप फिक्र ना करें। जैसे आपने मेरी मदद की है, हो सकता है किसी और पक्षी ने भी उनकी मदद कर दी हो। आप मेरे अनाज में से कुछ खा लो। नहीं नहीं बहन, मैं अभी खाना नहीं खा सकती जब तक मेरे पति घर नहीं आ जाते। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। दूसरी तरफ बंटी कबूतर अनाज की तलाश में दूर चला जाता है। तभी उसे एक घर दिखाई देता है और वह दरवाजा खटखटाता है। अंदर से गोरी कौवी बाहर आती है। वो बहुत ही लालची थी। बहन, ऐसी बारिश में मैं घर नहीं जा सकता। मुझे अपने घर पर रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो। जब बारिश बंद होगी तो मैं वापस अपने घर चला जाऊंगा। कबूतर, ये मेरा घर है, कोई अनाथ आश्रम नहीं है। मैं हर किसी को अपने घर में ऐसे तो नहीं रख सकती। हाँ, अगर तुम मुझे इसके बदले में कुछ दे सको तो शायद मेरा इरादा बदल जाए। आपको देने के लिए मेरे पास बस ये थोड़ा सा अनाज है, जिसमें से आधा अनाज आप ले लें और आधा मैं घर ले जाऊंगा।
गोरी कौवी आधा भोजन लेकर कबूतर को घर के अंदर आने देती है। फिर वो सारा भोजन खा जाती है, लेकिन उसकी भूख खत्म नहीं होती। कबूतर, मेरा इरादा बदल गया है। तुम मेरे घर से अभी के अभी बाहर निकलो। जैसे ही बारिश रुक जाएगी मैं वापस चला जाऊंगा। कौवी बहन, मेरे घर से अभी के अभी निकल जाओ, नहीं तो बचा हुआ अनाज मुझे दे दो। कबूतर मजबूर होकर उसे बाकी खाना भी दे देता है। थोड़ी ही देर बाद बारिश रुक जाती है। कबूतर, ओ कबूतर, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो या किसी डॉक्टर को मेरे पास ले आओ। बारिश भी रुक चुकी है, अब मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आपने मेरा सारा भोजन खा लिया है, इस वजह से तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। ऐसा बोलकर कबूतर वहाँ से वापस अपने घर की ओर निकल जाता है और अपने घर पहुँच जाता है। आप आ गए जी, मैं कितना परेशान हो रही थी। वो मैं बारिश से बचने के लिए गोरी कौवे के घर चला गया। वो लालची कौवी, आपको तो पता होना चाहिए कौवे बहुत लालची और दुष्ट होते हैं। उनसे तो हम पक्षियों को दूर ही रहना चाहिए। बहन, आप सही कह रही हैं, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। बारिश के कारण मैंने उनसे मदद मांगी, लेकिन उसने बदले में मेरा सारा भोजन ले लिया। कबूतर भाई, आप परेशान ना हो, ये मेरे पास भोजन है, आप इसे ले ले। वैसे भी बबली बहन ने मेरी काफी मदद की है। अगर वो मुझे घर में रुकने की जगह ना देती तो मैं बारिश में भीगकर बीमार पड़ जाती। कोई बात नहीं चिड़िया बहन, हम दोबारा से भोजन इकट्ठा कर लेंगे। आप अपने घर जाएं, आपके बच्चे भूखे और परेशान होंगे। बंटी भाई, ये भोजन मेरे लिए काफी है, आप थोड़ा रख ले ताकि आप आज रात भूखे ना सोए। आप मेरे अनाज में से आधा अनाज ले लो, वैसे भी बारिश अब रुक चुकी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रानो बहन, आप आते रहना हमारे घर। फिर रानो चिड़िया अपने घर की तरफ चली जाती है। कुछ ही देर में वो अपने घर के पास पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ तो सब तहस नहस हुआ पड़े हुए थे। उसका घर नीचे टूटकर बिखरा पड़े हुए थे और पास में ही उसके बच्चों के पंख पड़े हुए थे। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरे दोनों बच्चे, ये नहीं हो सकता, कहाँ गए मेरे बच्चे? तभी वहाँ तोता आता है और रानो चिड़िया से कहता है, बहन, आपके बच्चे सही सलामत नहीं है। आप जल्दी उस बिल्लू बिल्ला की गुफा की तरफ जाओ। वो बिल्लू बिल्ला बच्चों को अकेले पाकर उन्हें अपने साथ लेकर गया है। आप देर ना करें बहन, वरना बिल्लू बिल्ला उन बच्चों को खा जाएगा। क्या वो बिल्लू बिल्ला को मैं नहीं छोड़ दूंगी? उसने मेरे बच्चों को कैसे खाने की सोची। रानो चिड़िया जल्दी से बिल्लू बिल्ला की गुफा की तरफ चली जाती है। वो एक पेड़ के पीछे छिपकर अपने बच्चों को देखने लगती है। वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा। चिड़िया के नरम नरम बच्चे, इनका तो मैं सूप बनाकर पीऊंगा। इसके लिए मुझे थोड़ी लकड़ी लानी होगी। रानो चिड़िया सही मौके की तलाश में थी। जैसे ही बिल्लू बिल्ला अपनी गुफा से बाहर लकड़ी लेने जाता है, पीछे से रानो चिड़िया अपने बच्चों को उठाकर वहाँ से वापस अपने घर आ जाती है। मेरे बच्चों, आप सब ठीक तो हो ना? आप फिक्र ना करें, आगे से मैं आपको कभी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। इस तरह एक माँ अपनी जान पर खेलकर अपने बच्चों को मौत के मुंह से निकाल लाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें लालच के बगैर दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपनी प्यारी माँ के लिए लव यू माँ कमेंट में लिखना ना भूले। कश्मीर के जंगल में दो जिगरी दोस्त रहा करते थे, जिनका नाम टुन्नू चिड़ा और कालू कौवा था। वो दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे। टुन्नू चिड़ा और कालू कौवा एक ही खेत में काम करते थे। टुन्नू चिड़ा बहुत मेहनती था और कालू कौवा कामचोर था। टुन्नू खेतों में काम करता था और कालू कभी दोस्तों के साथ खेलता तो कभी नदी के किनारे बैठा सो जाता। शाम होते ही उसकी नींद खुल जाया करती। अरे, अब सेठ आने ही वाला होगा, जल्दी से मिट्टी अपने शरीर पर लगा लेता हूँ। ऐसा लगेगा जैसे मैंने ही सारी मेहनत की है खेतों में। इस तरह से हर रोज वो अपने शरीर पर मिट्टी लगाकर खेत में चला जाता था और वहाँ देखता है कि टुन्नू उसके हिस्से का काम भी कर चुका था। अरे यार टुन्नू, तुम तो मेरे बहुत बढ़िया दोस्त हो, तुमने मेरे हिस्से का काम भी पूरा कर दिया। कालू, अगर मैं काम नहीं करूँगा तो वो काम अधूरा रह जाएगा और फिर मालिक तुम्हें पकड़ेगा और तुम्हें काम से निकाल देगा, जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कालू, है ऊपर वाले, मेरा दोस्त कितना बेवकूफ है। ऐसा बेवकूफ दोस्त मुझे ही मिला क्योंकि मेरा भाग्य अच्छा है। तभी वहाँ हरिया सेठ आ जाता है।
अरे वाह, तुम दोनों ने तो बहुत बढ़िया काम किया है। यह तो मेरा कर्तव्य है मालिक। देखा टुन्नू, तुम्हारा दोस्त कालू कितनी अच्छी बातें करता है। मैं आज तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। ये लो तुम दोनों की मजदूरी। हरिया सेठ उन दोनों को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। देखा टुन्नू, तुम्हें भी मेरी तरह चालाक होना होगा। काम काज किए बिना दिहाड़ी कैसे वसूली जाए, ये मुझसे सीखो। मैं अच्छा दोस्त हूँ इसलिए बता रहा हूँ तुम्हें। कालू, ज्यादा चालाक होना अच्छी बात नहीं है। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। मैं चालाक होकर क्या करूँगा भाई, मैं मूर्ख ही ठीक हूँ। टुन्नू और कालू दोनों शादीशुदा थे। टुन्नू की पत्नी रानो चिड़िया और कालू की पत्नी गोरी कौवी थी। सब काम खत्म करने के बाद टुन्नू अपनी पत्नी रानो के साथ बैठ जाता है। सुनो टुन्नू जी, आपको हो क्या गया है? आपका दोस्त आपको हमेशा बेवकूफ बनाता है। ऐसा तो नहीं है कि आप बेवकूफ हो। आप अपने मालिक को क्यों नहीं बताते? बताओ मुझे। देखो रानो, तुम नहीं जानती हो मेरा बचपन कैसे बीता है। कालू के माँ बाप नहीं होते तो मैं भूखा मर जाता। आज मैं जो कुछ भी हूँ उसके माता पिता के कारण ही हूँ। मैं कालू के माता पिता के कारण ही कालू की सारी गलतियाँ माफ कर देता हूँ और उसके हर गलत काम पर पर्दा डालता हूँ ताकि उसको कोई नुकसान न पहुँचे। लेकिन टुन्नू जी, आप ही सारा दिन खेत में सारा काम करते हो। आपने तो उस कालू कौवे को तो आलसी बना दिया है। अरे रानो, समझेगा एक दिन, कालू खुद ही समझेगा, मुझे पूरा विश्वास है। इधर कालू अपनी पत्नी गोरी के साथ बैठकर टुन्नू चिढ़ा के बारे में बातें करता है। सुनो गोरी, वो टुन्नू है ना, बेकार में ही सारा दिन खेत में मेहनत करता है। मैंने कहा उसे कि मेरी तरह चालाक बनो, पर वो तो मेरी बात मानता ही नहीं। कालू जी, अगर वो आपकी बात नहीं मानता तो आप उसे बताते ही क्यों हो? वो मेरे साथ ऐसे ही बर्ताव करता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। बचपन से ही मेरे माता पिता ने उसे मेरे भाई की तरह रखा है। अब बताओ मैं क्या करूं? टुन्नू चिढ़ा का सीधापन कालू के लिए बेवकूफी थी, लेकिन टुन्नू अपनी ईमानदारी के साथ ही जीता था। एक दिन कालू और टुन्नू जंगल के रास्ते से गुजर रहे होते हैं। तभी टुन्नू चिढ़ा की नजर एक साधु बाबा पर पड़ती है। साधु बाबा अपनी तपस्या में मग्न थे। तभी टुन्नू को वहाँ एक सांप दिखाई देता है। अरे यार कालू, वो देख सांप। तो हम क्या करें उस सांप का? कालू, हमें कैसे भी करके उस साधु बाबा को बचाना होगा, वरना वो सांप उन्हें काट लेगा। ये कहकर टुन्नू चिढ़ा अपने सिर से गमछा निकालकर उस सांप को पकड़ लेता है और उस सांप को गमछे में दबाकर बोलता है, कालू, मैं इस सांप को जल्दी से कहीं दूर छोड़ कर आता हूँ। ठीक है, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूँगा। टुन्नू चिढ़ा गमछे में सांप को लपेटकर दूर जंगल लेकर चला जाता है और इधर साधु बाबा की आंखें खुलती हैं और उनके सामने कालू खड़ा होता है। कौवे, क्या हुआ यहाँ पर? क्या चल रहा है? बताओ मुझे। तभी कालू अपने मन में सोचता है, टुन्नू यहाँ पर नहीं है। मैं साधु बाबा से बोल देता हूँ कि मैंने ही उस सांप को पकड़ा है। हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा। अरे साधु बाबा, आप तपस्या में लीन थे, सांप आपको काटने ही वाला था। मैंने उस सांप को पकड़ा और मेरा जो दोस्त टुन्नू है वो उसे जंगल में छोड़ने गया है। तभी उसका दोस्त टुन्नू चिढ़ा भी वहाँ आ जाता है। यह कौवा बहुत झूठ बोलता है। मैं इसके मन को बाहर से ही पढ़ सकता हूँ। सांप को तो इसके दोस्त ने पकड़ा है, किंतु इसके मन में क्या है बोल नहीं पा रहा है। इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे वाह, तुम तो बड़े हिम्मत वाले हो। तुम दोनों ने मुझे बड़े संकट से बचाया है, इसलिए मैं तुम दोनों को एक एक वरदान दूंगा। और पहला वरदान है, तुम दोनों में से किसी एक को मैं एक पेड़ देना चाहूंगा। उस पेड़ को तुम्हें मिट्टी और जल अर्पण करके बड़े प्यार से बड़ा करना होगा। वो पेड़ तुम्हारी मेहनत का तुम्हें फल देगा। और दूसरा वरदान क्या है बाबा? और दूसरा वरदान है पैसों से बना हुआ घर, जिस घर में सिर्फ पैसा सोना चांदी होगा। बोलो तुम्हें कौन सा वरदान चाहिए, पैसों से बना घर या पैसे देने वाला पेड़? बोलो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? बाबा, आप मुझे पेड़ दे दीजिए। मैं उसे पानी देकर अपने हाथों से सींचूंगा और जब वो बड़ा होगा तो मैं अपनी मेहनत के फल का आनंद लूंगा। अरे बाबा, मुझे तो पैसों से बना घर ही चाहिए। मेरा दोस्त तो हमेशा बेवकूफ ही रहेगा। बेवकूफ ने पेड़ मांगा है। अब सुनिए बाबा जी, मुझे पैसों से बना घर चाहिए। तथास्तु।
साधु बाबा के कहे अनुसार कालू और टुन्नू चिड़ा अपने अपने घर जाकर खड़े हुए। टुन्नू घर जाकर देखता है कि घर के आंगन में एक सुंदर सा पौधा उगा था। फिर टुन्नू अपनी पत्नी रानो से कहता है, रानो देखो ये कितना सुंदर पौधा है, हम दोनों मिलकर इस पौधे की देखभाल करेंगे। यह पौधा हमें बहुत सारा पैसा देगा। क्या पैसे का पौधा? हाँ, साधु बाबा ने तो यही कहा है, हम इसकी अच्छे से देखभाल करेंगे। और इधर कालू के घर में कालू और उसकी पत्नी खुशी से नाच रहे होते हैं। उसका पूरा घर पैसों से बना हुआ था। वो घर सोना चांदी और पैसों से भरा हुआ था। मेरा दोस्त कितना बेवकूफ है ना, उसने पैसों का पेड़ मांगा, उसमें मिट्टी डालो, पानी डालो, तब कभी जाकर मैं बड़ा होगा, उसके बाद में पैसा देगा, और मैंने सीधा पैसों से बना घर ले लिया। सच में कालू जी, तुम्हारा दोस्त कितना बेवकूफ है। चलो आज हम बड़े से ढाबे में खाना खाएंगे, उसके बाद ढेर सारी शॉपिंग करेंगे। हाँ गौरी, आज हम ऐसी ऐसी चीजें खरीदेंगे जिसे देखकर टुन्नू चिड़ा जल बुन जाएगा। कालू अमीरी का दिखावा करना शुरू करता है और बड़े बड़े ढाबे में खाना खाने लगे और अपना जीवन अय्याश में डुबा दिया। और इधर टुन्नू चिड़ा पौधे को बड़ा करने के लिए भरपूर मेहनत करने लगा। एक दिन रानो चिड़िया ने देखा कि पेड़ में बहुत सारे पैसे उगाए हैं। टुन्नू जी देखिए, पेड़ में कितने सारे पैसे उगाए हैं। हम लोग अपने हिसाब से पैसे खर्च करके बाकी पैसे गरीबों में बांट देंगे, जिससे गरीब पक्षी भी अच्छे से जी सके, और उनको पैसे देकर बोलेंगे कि वो पक्षी भी अच्छे से खाए, और पैसे अच्छी चीजों में लगाओ, तब तो बहुत अच्छा होगा जी। टुन्नू और रानो अपने बचे हुए पैसे गरीबों को देने लगे, जिससे वो अपना गुजारा कर सके। सभी पक्षी ने उसे बहुत सारा आशीर्वाद दिया। एक दिन कालू और गौरी जैसे ही अपने घर से बाहर घूमने के लिए गए, तभी जंगली कौवे और जंगली चील चोरों ने उनका घर तोड़कर सारा सोना चांदी और सामान लेकर चले गए। और जब कालू और गौरी वापस आते हैं तो देखते हैं उनका सारा पैसा और सामान चोरी हो गया है। ये क्या, मेरा पैसों का घर कहाँ गया? हम तो बर्बाद हो गए। हमें इस तरह से बर्बाद किसने किया? ये क्या हुआ हमारे साथ? ये क्या हुआ हमारे साथ? उनका रोना सुनकर टुन्नू और रानो उनके पास आते हैं और उनकी बातें सुनते हैं। उसके बाद टुन्नू उसको शांत करते हुए बोलता है, भाई कालू, ये सारा सामान कोई काम का नहीं है। यह पैसा आज नहीं तो कल खत्म होना ही था। तुम जिस तरह से पैसा उड़ा रहे थे वो ज्यादा दिन तक नहीं रुक पाता। अब तुम क्या करोगे, यह बताओ, तुमने कुछ सोचा है? मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। एक काम करो तुम, मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ, उससे तुम अपना घर ठीक कर लेना और कुछ नया व्यापार शुरू कर देना। मेहनत करके खाना ही सबसे बड़ा हथियार है, समझे? मेहनत है तो सब कुछ है। टुन्नू भाई, आप सच में बहुत बुद्धिमान हैं। मेरी आंखें खुल गई हैं। अब मैं तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर ही चलूंगा मेरे दोस्त। उस दिन के बाद से कालू टुन्नू की बात सुनकर उसकी बात मानने लगा। उसने टुन्नू के दिए हुए पैसे से एक राशन की दुकान खोली और खुशी खुशी जीवन बिताने लगा। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। एक घने जंगल में गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू के साथ रहती थी। उसके आस पड़ोस में किसी भी पक्षी का घोंसला नहीं था, क्योंकि वो अकेले रहना पसंद करती थी। कोई भी पक्षी उसके पड़ोसी पेड़ पर आकर घोंसला बनाने की सोचता तो गोरी कौवी उसे वहाँ से भगा देती थी। वो किसी भी पक्षी को वहाँ अपना घर बनाने नहीं देती थी। फिर एक दिन वहाँ हरिया तोता एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाने लगता है। तभी गोरी कौवी उससे कहती है, मोटी चोंच वाले तोते, यहाँ पर तिनकी इकट्ठा क्यों कर रहे हो? मुझे पता है तुम यहाँ पर घोंसला बनाना चाहती हो, लेकिन मैं यह होने नहीं दूंगी। भाग जा यहाँ से, यहाँ सिर्फ मैं ही रहूंगी। मैं किसी को अपने पास रहने नहीं दूंगी, समझा या नहीं? वरना तोड़ू तेरा घोंसला। ऐसा कहकर तोते ने जो तिनके जमा कर रखे थे वो सब गोरी कौवी नीचे फेंक देती हैं। बेचारा तोता डर के मारे वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन एक रानो चिड़िया उड़ते उड़ते उस जंगल में आ जाती है। यह पेड़ ठीक है, दिखने में भी काफी मजबूत लग रहा है। मैं इसी पर अपना घोंसला बना लेती हूँ। वैसे भी लगता है इस जंगल में ज्यादा पक्षी नहीं रहते।
यह सोचकर रानो चिड़िया अपना घोंसला बनाना शुरू करती है। गोरी कौवी भोजन लेने गई हुई थी, इसलिए कौवी के आने से पहले पहले ही रानो चिड़िया ने अपने लिए एक सुंदर सा घोंसला बना लिया था। शाम होते ही गौरी भोजन लेकर वापस आ जाती है। मम्मा मम्मा वो देखिए, सामने चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया है। अब ये चिड़िया कहाँ से आ गई? मैं अभी जाकर इसे देखती हूँ। इसे पता नहीं है क्या यहाँ कोई भी मुझसे पूछे बिना घोंसला नहीं बना सकता? गोरी कौवी गुस्से में रानो चिड़िया के घोंसले की तरफ जाती है। ए चिड़िया, तुमने इस पेड़ पर घोंसला किससे पूछकर बनाया है? बताओ मुझे। रानो चिड़िया समझ जाती है कि अब ये कौवी उसको वहाँ से भगा देगी। इसी कारण रानो चिड़िया उससे झूठ बोलती है। कौवी बहन शांत हो जाए, आज की रात मुझे बस यहाँ गुजार लेने दे, कल सुबह मैं यहाँ से चली जाऊंगी। फिर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। गोरी कौवी अपने बेटे को भोजन देती है। जग्गू बेटा, अब हमारे घोंसले के आसपास भोजन खत्म हो चुका है। कल मुझे भोजन लेने के लिए दूर जाना होगा। मगर मम्मा, मैं अकेला घर में कैसे रहूँगा? अगर मुझे अकेला देखकर कोई चील खा गया तो तब मेरा क्या होगा? मम्मा प्लीज, आप मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। यह सुनकर गोरी कौवी डर जाती है और वो चुप हो जाती है। फिर सुबह हो जाती है। आज गोरी कौवी को भोजन लेने के लिए जंगल से दूर जाना था, लेकिन वो अपने बेटे को अकेला भी नहीं छोड़ सकती थी। इसीलिए वो रानो चिड़िया से मदद मांगने के लिए उसके पास जाती है। चिड़िया, थोड़ी देर के लिए तुम मेरे बेटे के पास बैठ जाओ। मैं भोजन लेने के लिए जा रही हूँ। मेरा बच्चा अकेला घर में डर रहा है। मगर गोरी बहन, मुझे आज यहाँ से जाना था। हाँ, अगर आप इतना कह रही हो तो मैं यहीं रुक जाती हूँ। ठीक है चिड़िया, मेरे बेटे का अच्छे से ध्यान रखना। फिर गौरी कौवी भोजन की तलाश में दूर चली जाती है। रानो चिड़िया गौरी कौवी के घोंसले में बैठकर उसके बेटे की रक्षा कर रही थी। और फिर कुछ समय बाद आसमान में एक दुष्ट चील आ गया, जिसे देखकर वो दोनों डर गए। बेटा चुप हो जाओ, दुष्ट चील आसमान में घूम रहा है, खतरा है खतरा, हमें बड़ी सावधानी से काम लेना होगा। ये सुनकर जग्गू डर के मारे रानो के पंख में छुप जाता है। अरे ये क्या, इस जंगल में तो कोई भी पक्षी नजर नहीं आ रहा है। चलो दूसरे जंगल जाता हूँ अपना शिकार ढूंढने। फिर वो चील वहाँ से चला जाता है। थोड़े समय बाद गोरी कौवी भी भोजन लेकर आ जाती है। अपने बेटे को डरा हुआ देखकर गौरी रानो से पूछती है, ए चिड़िया, मेरा बेटा इतना डरा हुआ क्यों है? गोरी बहन, आपके जाने के बाद एक बड़ा सा चील आसमान में घूम रहा था, तब मैंने जग्गू बेटा को अपने पंख में छुपा लिया। मम्मा वो चील बहुत बड़ा था, वो तो रानू आंटी ने मुझे बचा लिया, वरना वो चील हमें मार देता। गौरी यह सुनकर बहुत खुश होती है, क्योंकि आज रानो चिड़िया ने उसके बेटे को चील से बचा लिया था। गोरी बहन, अकेले जीना बहुत मुश्किल है। हम सब पक्षियों को एक दूसरे की जरूरत पड़ती रहती है, इसलिए आप बुरा ना माने तो मैं यहाँ इस पेड़ पर अपने बनाए हुए घोंसले में रह सकती हूँ क्या? हाँ रानो चिड़िया, क्यों नहीं। आज से हम दोनों मिलजुल कर रहेंगे और एक दूसरे की हमेशा मदद करेंगे। आज से तुम मेरी दोस्त हो और कभी भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम बेझिझक मेरे पास आ जाना। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन जब रानो चिड़िया भोजन की खोज पर जाती है तो उसको वहाँ कागजों का एक ढेर पड़ा नजर आता है। अरे वाह, यहाँ पर तो इतने सारे कागज हैं। हम इस कागज से अपना घर भी बना सकते हैं। वैसे भी मेरा घर बहुत कमजोर हो गया है, वो कभी भी टूट सकता है। मैं ऐसा करती हूँ, ये बात गोरी कौवी को बताती हूँ। फिर रानो ढेर सारे कागज लेकर वापस अपने घोंसले में आ जाती है और गोरी से कहती है, गौरी बहन, मैंने दूसरे जंगल में कागज का ढेर पड़ा हुआ है, देखा है? वहाँ पर तो कितने सारे कागज थे। क्यों ना हम उन कागजों से एक कागज का घर बना ले। वैसे भी आपका घर भी काफी पुराना हो गया है। मगर चिड़िया, मुझे तो घर बनाना नहीं आता। मैं तो घोंसला ही बहुत मुश्किल से बना पाई हूँ। कोई बात नहीं गौरी बहन, आप मुझे कागज लाकर देती रहना। मैं उन कागजों से एक बड़ा सा कागज का घर बना लूंगी। फिर दोनों ऐसा ही करते हैं। गोरी कागज लाकर रानो को देती है। रानो चिड़िया उन कागजों से एक बड़ा सा कागज का घर बना लेती है। अरे वाह रानो, तुमने तो बहुत ही सुंदर कागज का घर बनाया है। अब हम इसमें आराम से रह पाएंगे। अरे मम्मा, रानो आंटी, आपने कागज का घर तो बना लिया, पर अगर बारिश हो गई तो ये घर तो पानी में गल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? जग्गू की ये बात सुनकर तो रानो और गोरी के होश उड़ जाते हैं।
अरे गोरी बहन, जग्गू तो बिल्कुल सही कह रहा है। मैंने तो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। वैसे भी बारिश का मौसम आने वाला है, अगर बारिश हो गई तो हम क्या करेंगे? रानो बहन, आप परेशान मत हो। वैसे भी बारिश में अभी काफी दिन बचे हैं, जब तक हम कुछ सोच लेंगे। तभी कालू बादल और बबलू बादल वहाँ बरसात करने लगते हैं। बारिश होते हुए देखकर रानो और गौरी डर जाते हैं। सुनो बादल भैया, आप प्लीज यहाँ पर बरसात ना करें। हमने अभी अपना कागज का घर बनाया है। अगर इस तरह लगातार बरसात होती रही तो हमारा कागज का घर गल जाएगा, फिर हम सब बेघर हो जाएंगे। तभी कालू बादल बोलता है, पर बारिश तो जरूरी है। यदि अगर बारिश नहीं हुई तो ये जंगल सूख जाएगा और तुम्हारे पेड़ पौधे भी सूख जाएंगे। फिर तुम ही पक्षी हमसे शिकायत करोगे। इसलिए हम तो यहाँ मूसलाधार बारिश करेंगे, चाहे तुम कुछ भी कहो। कालू बादल की ऐसी कठोर बातें सुनकर तो रानो और गौरी बुरी तरह घबरा जाते हैं। नहीं बादल भैया, हम पर थोड़ा रहम करो। हम इस बारिश में इस बच्चे को लेकर कहाँ कहाँ भटकेंगे। हमारे पास रहने के लिए दूसरा कोई आसरा नहीं है, इसलिए आपसे हम विनती करते हैं, हम मजबूर पक्षियों की मदद करो और यहाँ बरसात मत करो। हाँ बादल भैया, रानो चिड़िया बिल्कुल सही कह रही है। इस बारिश में हमें कोई आसरा भी नहीं देगा। ले देकर हमारे पास बस यही कागज का घर है। रानो और गौरी की बातें सुनकर बबलू बादल का दिल पसीज जाता है। वो उनसे कहता है, ठीक है चिड़िया, तुम परेशान मत हो। हम यहाँ पर बरसात नहीं करेंगे। तुम अपने बनाए हुए कागज के घर में आराम से रह सकती हो। बादल भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारी परेशानी समझी। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। ये सुनकर वो बरसना बंद कर देते हैं। तभी कालू बादल गुस्से में कहता है, अब मैं इस जंगल में कभी भी बारिश नहीं करूँगा, चाहे ये लोग कितना भी कहें। पर अब इस जंगल में बारिश कभी नहीं होगी। ये कहकर वो बादल गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। फिर रानो चिड़िया, गौरी कौवी और जग्गू के साथ खुशी खुशी उस कागज के घर में रहने लगती है। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। सुंदरवन के जंगल में रानो चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी, जिनका नाम गुड़िया, कुकू और लाली था। रानो चिड़िया के बच्चे जब छोटे थे तब वो आसपास से थोड़ा सा भोजन इकट्ठा कर लेती, जिससे उनका गुजारा हो जाता। पर अब बच्चे बड़े हो रहे थे, उन्हें ज्यादा भोजन की जरूरत थी। फिर एक दिन रानो चिड़िया ने सोचा, मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं लकड़ी का अपना मजबूत घर बना लूँ। वैसे भी बारिश का मौसम आने वाला है और मैं अपने बच्चों को अकेले इस मिट्टी के घर में नहीं छोड़ सकती। अगर मैं लकड़ी का घर बना लूंगी तो मैं अपने बच्चों को उस लकड़ी के घर में छोड़कर आराम से दूर जा सकूंगी और अपने बच्चों के लिए ज्यादा भोजन ला सकूंगी। ऐसा सोचकर रानो चिड़िया अपना एक मजबूत लकड़ी का घर बनाने लगी। तो प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया के लकड़ी का घर बनने से पहले जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। उसने कुछ ही देर में बहुत प्यारा और मजबूत लकड़ी का घर बना लिया। उस घर को देखकर उसके बच्चे अपनी माँ से पूछने लगे, मम्मा, हमारे पास हमारा घर तो पहले से ही है, फिर आप नया लकड़ी का घर क्यों बना रही हो? हमें इस घर की क्या जरूरत? फिर रानो चिड़िया अपने तीनों बच्चों को समझाते हुए कहती है, बच्चों, अब तुम तीनों बड़े हो रहे हो और तुम जानते हो बारिश का मौसम आने वाला है तो तुम्हें भोजन की ज्यादा जरूरत होगी, इसलिए मुझे दूर जाना होगा। अगर बारिश के दिनों में तुम तीनों इस मजबूत लकड़ी के घर में रहोगे तो मैं बिना किसी चिंता फिक्र के तुम्हें इस मजबूत घर में छोड़कर जा सकूंगी। इसलिए मैंने ये लकड़ी का घर बनाया है। अच्छा है ना? तुम तीनों को पसंद आया या नहीं? मम्मा, घर तो बहुत अच्छा है, हमें पसंद भी है। लेकिन मम्मा, इस घर में भी तो हम तीनों अकेले होंगे। अगर आपके जाने के बाद हमें किसी शिकारी पक्षी ने खा लिया तो हमारा क्या होगा? मेरी जान, ऐसी बातें नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने इस लकड़ी के घर में मजबूत दरवाजा लगाया है जो कोई भी पक्षी तोड़ नहीं पाएगा, इसलिए तुम तीनों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही समय बीतने लगा। एक दिन जब रानो चिड़िया भोजन की तलाश में दूर जाने लगी तो तभी मौसम बदल गया और बहुत तेज बारिश होने लगी। उसने अपने तीनों बच्चों को समझाया,
देखो बच्चों, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। मुझे भोजन लेने दूर जाना होगा। तुम दरवाजा बंद कर लेना और जब तक मैं वापस ना आऊं दरवाजा मत खोलना। मगर मम्मा, जब आप घर आओगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप आई हो? बच्चों, जब मैं घर लौट कर आऊंगी तो मैं ये गाना गाऊंगी। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई। जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाए। अरे जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाए। ठीक है मम्मा, हम सब समझ गए। जब आप ये गाना गाओगी तभी हम दरवाजा खोलेंगे। हाँ मेरी गुड़िया, तुम बहुत ही सयानी और चतुर हो। फिर तुम दरवाजा खोल देना, ठीक है? चलो अब मैं चलती हूँ, तुम तीनों अपना ख्याल रखना। ऐसे समझाकर रानो चिड़िया तेज बारिश में भोजन लेने चली जाती है और गुड़िया घर का दरवाजा बंद करके अपनी बहनों के साथ खेलने लगती है। रानो चिड़िया बारिश में भीगते हुए भोजन लेने नदी के उस पार जाती है और भोजन ढूंढते हुए चिड़िया एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां फलों के बहुत सारे पेड़ थे। उन पेड़ों पर तरह तरह के फल लगे हुए थे। ये देखकर वो बहुत खुश होती है। अरे वाह, यहाँ तो तरह तरह के मीठे फल लगे हैं। बहुत अच्छा किया जो मैंने अपने बच्चों के लिए सुरक्षित और मजबूत लकड़ी घर बना लिया। अब मैं रोज अपने बच्चों के लिए मीठे मीठे फल लेने यहाँ आऊंगी। अभी थोड़ा समय ही गुजरा थी कि वहाँ एक तोता पक्षी आ जाता है और रानो चिड़िया से बोलता है, बहन, आपको पहले कभी इस जंगल में नहीं देखा। आप कहाँ से और किस जंगल से आई हो? हाँ तोते भैया, मैं इस जंगल की नहीं हूँ, मैं पास वाले जंगल से आई हूँ अपने बच्चों के लिए भोजन लेने। ये कहकर रानो चिड़िया फल तोड़कर अपने घर वापस आ जाती है और वो गाना गाने लगती है। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई। जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाए। अरे जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाए। ये सुनकर बच्चे समझ जाते हैं कि उनकी मम्मा आ गई। फिर गुड़िया चिड़िया दरवाजा खोल देती है और रानो चिड़िया घर के अंदर आ जाती है। बच्चों देखो, मैं आपके लिए मीठे मीठे फल लेकर आई हूँ। मम्मा, क्या हम अब रोज रोज मीठे मीठे फल खाएंगे? हाँ बच्चों, आज मैं जहाँ गई थी वहाँ बहुत सारे मीठे फल हैं। मैं हर रोज अपने बच्चों के लिए मीठे मीठे फल लाया करूँगी। फिर चिड़िया अपने बच्चों के साथ मिलकर फल को खाने लगती है। इस तरह रानो चिड़िया अब हर रोज मीठे फल लेकर आती, फिर दरवाजे के बाहर से गाना गाती। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई। जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाए। अरे जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाए। रानो चिड़िया घर के अंदर चली गई। यह सब कालू कौवा छिपकर देख रहा था। अच्छा, तो ये बात है। चिड़िया के ऐसे कहने पर दरवाजा खुल जाता है। अब तो चिड़िया के बच्चों के नरम नरम मांस शिकारी चील खाएगा। मैं अभी जाकर शिकारी चील को सब बताता हूँ। फिर कालू कौवा शिकारी चील के पास पहुँचता है। सुनो शिकारी चील, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूँ। जल्दी बता कालू कौवे, कौन सी अच्छी खबर लाया है? शिकारी चील, मैंने चिड़िया के 2 बच्चे देखे हैं। चिड़िया के 2 बच्चे? जल्दी बता कालू, कहाँ देखे तूने चिड़िया के बच्चे? शिकारी चील, बता दूंगा। आपको इतनी भी क्या जल्दी है? पहले ये बताओ, बदले में तुम मुझे क्या दोगे? कालू कौवे, मुझे पता था बदले में तू मुझसे जरूर कुछ मांगेगा। चल, बदले में तुझे मैंने अपनी दोस्ती दी। अगर कोई पक्षी तुझ पर हमला करेगा तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। फिर कालू कौवा रानो चिड़िया के घर का पता शिकारी चील को बता देता है। कालू, उस चिड़िया के घर का दरवाजा तो हमेशा बंद रहता है। आप उसकी फिक्र ना करें, दरवाजा खुलवाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। आप बस खाने की चिंता करो। अगले दिन जब रानो चिड़िया भोजन लेने के लिए चली जाती है, तब कालू कौवा शिकारी चील को लेकर वहाँ पहुँचता है और चिड़िया के दरवाजे पर बैठकर कालू कौवा चिड़िया की आवाज में गाना गाने लगता है। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई। जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाए। अरे जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाए। बच्चों को क्या पता था कि उनकी माँ नहीं, वो तो दुष्ट चील और कालू कौवा है। बच्चे अपनी माँ की आवाज समझकर दरवाजा खोल देते हैं। अरे आप दोनों कौन हैं? मेरी मम्मा नहीं हो, आप यहाँ से चले जाओ। चुप चुप हो जा शिकारी चील, अब देर ना करो, जल्दी से बच्चों को उठाओ।
कालू कौवा के इतना कहते ही शिकारी चील तीनों बच्चों को अपने पंजे में दबा लेता है और उन्हें अपने पुराने ठिकाने पर ले जाता है। जब शाम को रानो चिड़िया मीठे मीठे फल लेकर अपने घर पहुंचती है तो घर का दरवाजा खुला था। ये देखकर वो हैरान हो जाती है। वो अपने बच्चों को ढूंढने लगती है। गुड़िया, कुकू कहाँ हो मेरे बच्चों? देखो मम्मा आपके लिए मीठे फल लेकर आई है। बच्चों को न पाकर रानो फूट फूट कर रोने लगती है। उधर शिकारी चील तीनों बच्चों को खाने की तैयारी कर रहा था। अचानक से गुड़िया चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है और फिर हंसने लगती है। गुड़िया को हंसता देखकर शिकारी चील हैरान हो जाता है। ए चिड़िया की बच्ची, तू तो अभी रो रही थी और अब हंस क्यों रही हो? रानो का तो मुझे पता है क्योंकि मैं तुम्हें खाने वाला हूँ, पर तू हंस क्यों रही है ये बता। चील अंकल, मैं रो इसलिए रही थी कि अब हम दोनों मर जाएंगे, फिर हमारी मम्मा हमारे बगैर कैसे रहेगी। और हंस इसलिए रही थी क्योंकि हम तीनों बहनों को एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जिसकी वजह से हम तीनों कुछ ही दिनों में मरने वाले हैं। अगर आप हमें खाओगे तो आप भी कुछ दिनों में मर जाओगे। कालू अंकल आपको मारना चाहते हैं, उन्हें हमारी बीमारी के बारे में पहले से पता है। ये सुनकर तो शिकारी चील डर जाता है और गुस्से में कहता है, उस कालू को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। बीमार चिड़िया के बच्चों को खिलाकर वो मुझे मारना चाहता है। चलो भागो यहाँ से तुम तीनों, तुम्हें खाकर मुझे जल्दी नहीं मरना। फिर रानो चिड़िया के वो तीनों बच्चे एक साथ अपने घर लौट आते हैं। गुस्से में दुष्ट चील कालू को ढूंढता हुआ उसके पास आता है। अरे चील, आप और यहाँ? क्या रानो चिड़िया के बच्चे खाने में स्वादिष्ट नहीं थे? अभी बताता हूँ तुझे दुष्ट कौवे। तू मुझे जान से मारना चाहता है, लेकिन उससे पहले मैं ही तुझे मार दूंगा। ऐसा कहकर दुष्ट चील कालू कौवे को पकड़कर मार डालता है। वहीं रानो चिड़िया अपने बच्चों को सही सलामत देखकर बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी अपने तीनों बच्चों के साथ रहने लगती है।